हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की इस अगली वीडियो में, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं पीवाईक्यूज ऑफ आरएस एग्ज़ाम्स, स्पेशली प्रीलिम्स। इसमें हमने कंप्लीट कर लिए हैं हिस्ट्री के पीवाईक्यूज ऑफ इंडिया, रेस्पेक्टिवली हमने कंप्लीट कर लिए हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और हमने कंप्लीट कर लिए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी कड़ी में हम आगे क्लियर करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। तो हमने हमारा मेजर टॉपिक राजस्थान का भूगोल है और इसका सब टॉपिक हम स्थिति एवं विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2004 से 2024 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए हम वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। इवन हम 2003 से लेके कवर करेंगे और 2024 तक चलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक भी सिंगल क्वेश्चन हम मिस नहीं करेंगे। वी विल ट्राई अवर बेस्ट टू कलकेटिंग योर नॉलेज, और हम प्रयास करेंगे कि आपको ये सारी चीज़ें साथ ही साथ याद भी होती चलें। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी फॉर अस, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन सोचना है और फिर हम उसका आंसर करेंगे। आपको 3 सेकंड का समय मिलेगा और आप सोचिएगा। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वैसा करिए। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2। तो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, लूनी बेसिन शेखावाटी प्रदेश राजस्थान बागड़ के उप प्रदेश हैं। दैट इज़ करेक्ट। ठीक है। ये दोनों राजस्थान का जो बागड़ क्षेत्र है उसके क्या हैं, उप प्रदेश हैं। और इसके प्रमुख उप प्रदेशों की बात और करें तो एक शेखावाटी और मरुस्थलीय क्षेत्र भी आता है। दूसरा है घग्गर का मैदान, ये अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में है। दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और नागौर उच्च भूमि में लवणीय झील आंतरिक जल प्रवाह है और आंतरिक जल प्रवाह है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि लवणीय झीलों में अगर हम बात करें तो डीडवाना, कुचाम्बर, सांभर जो है ये प्रमुख आती हैं। और ये क्या है, इंटरनल ड्रेनेज के सिस्टम के थ्रू है ये। तो ये कथन भी सही है। अब बात करते हैं, अरावली श्रेणी सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध, सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध नहीं है, कुछ खनिजों में समृद्ध है, जैसे जिंक, सीसा, कॉपर, मार्बल, ग्रेनाइट और फॉस्फेट, है ना। तो इनमें समृद्ध है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप राजस्थान की बेसिक ज्योग्राफी आप पढ़ के ही क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो भारत की ज्योग्राफी में हो सकता है आपको चीज़ें नहीं पता थी, तो हमने उसमें और डिटेल में गए थे। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको जहाँ ज़्यादा ही एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या जहाँ आपको लगे हमें लगा, या स्टूडेंट को ये फील किया, आपने क्वेश्चन किया कि भाई ये चीज़ क्या है, तो वो हम उसको वैसे समझा सकते हैं। और जनरली ये जो क्वेश्चन होते हैं अपने राजस्थान से संबंधित, वो आपको सतही नॉलेज से ज़्यादातर हो जाते हैं। हाँ, जैसे हिस्ट्री हुआ और पॉलिटी हुआ राजस्थान के, उसमें थोड़ा डीप डाउन जाते हैं, बल्कि इनमें फैक्चुअल चीज़ें होंगी जो आपको पता होगा। क्योंकि अपने जो फिजियोलॉजिकल जो अपना राजस्थान का जो वर्गीकरण है वो उतना मतलब डिटेलिंग में नहीं है, उतना फैक्ट्स, उतनी चीज़ें ऐसी हैं नहीं कि जिनमें कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकें। तो ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछने की संभावना रहेगी, और वो चीज़ आपको पता होगी तो आप कर पाएंगे, नहीं होगी तो उसके साथ साथ आप इस चीज़ को क्लियर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़िएगा नेक्स्ट, है ना, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए, जिलों के पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम व्यवस्थित करने हैं। तो एक बार आप मैप पे देख लेते हैं, बूंदी, उदयपुर, अजमेर, नागौर। तो देखिए, बूंदी ये हो गया, ठीक है, अजमेर, नागौर और उदयपुर। तो अगर हम देखें क्रम में तो ये ऐसे होगा। ठीक है, तो बूंदी हो गया, फिर उसके बाद अजमेर, तो एक के बाद उसके बाद नागौर और उसके बाद उदयपुर। तो ये सी इसमें टाइपो हुआ है। तो ऑप्शंस को भी आप मत करिएगा फोकस, क्योंकि एक के बाद आएगा सी, सी के बाद आएगा डी, फिर आएगा बी। तो ऐसा आई थिंक किसी ऑप्शन में है नहीं। तो या फिर इसमें मिस्टेक ये हुआ है कि बी में की जगह अजमेर है। तो आपको ये याद रखिएगा, और ये जब पीपीटी बनी है, जब मिस्टेक हुई है या तो, ना। तो ऐसी चीज़ों बचिएगा, आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको भी बाई के थ्रू। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1,
बताइए, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो क्या होगा आंसर? 10.4। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और भारत का कितना है? 32,87,263। ठीक है। तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 11% के लगभग, मतलब 10.4 के समथिंग हुआ। तो इसका आंसर है। ये तो बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी भी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे पहले आपको एक बार अपने राजस्थान का फिजियोग्राफिक थोड़ा जो डिवीज़न है वो आपको थोड़ा समझा देते हैं, ताकि आपको थोड़ी चीज़ क्लियर हो। देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र हो गया पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। इसकी बात करें तो ये घग्गर बेसिन। ठीक है। यहाँ ये है हमारी अरावली एक्सटेंशन, और ये लूनी बेसिन, और इससे आगे ये हो जाएगा नागौर उच्च भूमि, और ये हो जाएगा शेखावाटी अंतर प्रवास क्षेत्र। ठीक है। और ये हो जाएंगे पूर्वी मैदानी क्षेत्र। या देखिए, हमने ये इसलिए बताया थोड़ा दिमाग में क्लियर हो जाए, बाकी अधिकांश जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये तो उम्मीद हम करके बैठे कि आपको ये बेसिक नॉलेज तो होगी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी। एक क्वेश्चन है, जिले में कि जिस जिले में या कौन सा जिला ऐसा है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो देखिए, राजस्थान का आपको देशांतरी विस्तार पता होगा क्या है? राजस्थान का देशांतर विस्तार है 39, 30 से लेके 78 डिग्री 17 तक। ठीक है। तो हम ये कहेंगे 69 से इधर से स्टार्ट होगा, है ना? तो यहाँ से स्टार्ट होगा 69। तो सबसे पहले ये पूछ रहे 70, तो 70 स्टार्ट में हो जाएगा। तो सबसे पहले कौन सा पड़ा? जैसलमेर आंसर होगा इसका। जोधपुर की बात करें तो ये लगभग 73 के समथिंग आता है। और धौलपुर तो बिल्कुल आपके पूर्व में हो गया, तो ये 77 के समथिंग आता है। और नागौर जो है ये मध्य में है, तो लगभग ये 74 के समथिंग हो गया। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बताइए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। क्वेश्चन है, उत्तर से दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह कौन सा जिला है, और जिसकी लेंथ उत्तर से दक्षिण सबसे ज़्यादा है? तो ये है, तो चित्तौड़गढ़ है ऐसा। देखिए, अगर हम ये उत्तर से दक्षिण की बात करें तो चित्तौड़गढ़ सबसे ज़्यादा फैला हुआ है इवन यहाँ तक। ये जो लेंथ है सबसे ज़्यादा है। ठीक है। झालावाड़ की बात करें तो ये हाड़ौती क्षेत्र में आता है, और संतरा व अफीम के लिए फेमस है। भीलवाड़ा जो है ये टेक्सटाइल सिटी के लिए प्रसिद्ध है। और झुंझुनू की बात करें तो झुंझुनू शेखावाटी क्षेत्र, और शेखावाटी प्रमुख क्षेत्र, प्रमुख मुख्य जिला है ना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, फैक्चुअल चीज़ें हैं, इनमें ज़्यादा समय वेस्ट करने से देने से उतना मतलब बनता नहीं है। ये बताइए, 56 बेसिन जिस जिले में है, बताइए 56 बेसिन किस जिले में है? देखिए, ये है बांसवाड़ा। और आपको पता है 56 बेसिन बांसवाड़ा दक्षिण में है राजस्थान के, तो ये भी दक्षिण में हुआ। और 56 नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ परंपरागत रूप से 56 जो गांव हैं वो माने जाते हैं, इसलिए 56 का बेसिन पड़ा इसका नाम। अलवर की बात करें तो अलवर मेवात क्षेत्र है, और अरावली पर्वतमाला का विस्तार है यहाँ पे। बांसवाड़ा की और क्या है कि भाई ये एक तो आदिवासी बाहुल भी है। और नदी कौन सी है? माही नदी का प्रभाव इस पे है। पाली की बात करें तो ये लूनी बेसिन में है। और टोंक जो है ये बनास बेसिन में ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। बताइए। 3, 2, 1। बताइए।
कौन सा जोड़ गलत है? देखिए घग्गर जो है ये नाली, दैट इज करेक्ट। जो घग्गर नदी है उसके मैदान को इनके स्थानीय रूप में, स्थानीय क्षेत्र कहाँ पे, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, किस नाम से जानते हैं? नाली क्षेत्र के नाम से, ठीक है। सेवन घास की बात करें तो सेवन घास अलवर में नहीं है। सेवन घास एक तो मरुस्थलीय घास है, और जो मरुस्थलीय घास है तो जहाँ मरुस्थल होगा वहाँ पे होगी। इसका मुख्य जैसलमेर और बीकानेर और बाड़मेर में विस्तार है। संगमरमर नागौर में, करेक्ट। मकराना, ये तो वर्ल्ड फेमस है। और इसका यूज़ कहाँ हुआ है? ताजमहल। म- मलबा बाढ़ क्षेत्र, ये किसमें है? ये बाड़मेर में ना। स्थानीय भौगोलिक शब्द है ये मलबा, इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। तो गलत कौन सा हुआ? बी। चलते हैं आगे। चलो बताइए। 3, 2, 1, बताइए। कहाँ से ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जाए? 2 या 3 का क्वेश्चन है। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3.4। 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं आप। इसे रख सकते हैं 342, 239, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, चलते हैं। बड़ी। 3, 2, 1, बताइए। कौन सा शहर, शहर पूछा है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान सीमा के निकट है? देखिए सबसे लंबी जो सीमा लगाता है वो लगाता है जैसलमेर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। लेकिन अगर हम सिटी की बात करें, कौन सी सिटी पास है पाकिस्तानी बॉर्डर से, वो है श्रीगंगानगर, ठीक है। तो बीकानेर की बात करें तो ये कंपैरेटिवली दूर है श्रीगंगानगर से। जैसलमेर भी दूर है और हनुमानगढ़ भी दूर है। तो ये फैक्चुअल है, आपने मैप देखा होगा तो थोड़ा आइडिया होगा। देखिए टोटल 1070 किलोमीटर है जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में लगती है। इंडो पाक जो सीमा है उसका राजस्थान वाला हिस्सा इतना है। और इसमें 4 जिले लगते हैं, कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगर सबसे लंबी की बात करें तो वो जैसलमेर है, और सबसे दक्षिण में जो बाउंड्री लगती है वो बाड़मेर से लगती है, और सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1, देखिए। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो पहला तो है जयपुर, जो कि ऑप्शन में है नहीं। दूसरा है जोधपुर, ठीक है। तो अजमेर की बात है तो अजमेर ये अरावली के मध्य स्थित धार्मिक नगर है। उदयपुर की बात करें तो झीलों की नगरी। और जोधपुर, जिसे सूर्य नगरी या ब्लू सिटी भी कहते हैं, सन सिटी या ब्लू सिटी। और जैसलमेर के क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा नहीं है ना। तो देखिए जैसलमेर जो है ये एरिया वाइज सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बात हो रही है बड़े शहर की, ठीक है। तो बड़े शहर में पहला जयपुर आता है और फिर आता है जोधपुर। अगर हम पॉपुलेशन वाइज भी बात करें तो भी ये क्रम सही रहेगा, ठीक है। एरिया वाइज बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर आता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा शहर बात करें तो जयपुर आएगा, फिर जोधपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम ये स्थिति में विस्तार हो गए। अब हम थार के मरुस्थल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछ गए हैं वो पढ़ेंगे। और फिर हम धीरे धीरे हमारे जो भौतिक प्रदेश हैं उनके एक एक भौतिक प्रदेश को, जैसे अब थार का मरुस्थल ले लिया, अगला अरावली लेंगे, और फिर धीरे धीरे एक एक भौतिक प्रदेश लेते हुए उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम करते चलेंगे, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए अगर हम, क्वेश्चन पूछ रहा है कि थार के मरुस्थल के भाग कौन कौन से हैं, तो गौडवाड़ प्रदेश है। देखिए इसके थार के मरुस्थल के फिजियोग्राफिकल ये डिविजन्स हैं। और अगर हम थार के मरुस्थल की बात करें तो ये केवल रेत के टीलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अलग अलग और कई भू आकृतिक क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख है गौडवाड़ क्षेत्र, ये है शेखावाटी और बनास। नहीं आता, घग्गर आता है, ठीक है। एक एक को समझते हैं। देखिए गौडवाड़ जो क्षेत्र है ये पाली, सिरोही और जालौर के आसपास का क्षेत्र है। और इसको कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम
संक्रमण क्षेत्र माना जाता है ये, है ना, थार का। शेखावाटी जो है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये रेतीले, टीले एवं शुष्क जलवायु और शुष्क जलवायु। और बनास, बनास जो है ये टोंक, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा वाला क्षेत्र और भी शामिल है। और ये बनास नदी द्वारा निर्मित क्षेत्र है, और ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान का मैदान है। तो जब ये खुद ही मैदान है तो ये क्षेत्र थार के मसल में नहीं आता। और घग्गर का वो पता है, श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, और ये उत्तरी भाग में है। तो सी को हटा दें तो ए बी डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। कौन सा जिला राजस्थान के मरु त्रिकोण का भाग नहीं है? देखिए, मरु त्रिकोण को आप वैसे मत लीजिएगा, मरुस्थल वाला, ये जापान द्वारा डेवलप एक क्षेत्र है, और सॉरी जी का नहीं है वो, JBIC कंपनी है उसके द्वारा, तो ये सहयोग से विकसित किया जा रहा है मरु त्रिकोण। और इसमें जो क्षेत्र है वो बाड़मेर को नहीं लिया गया है, इसमें जो क्षेत्र है बाकी सभी हैं इनको छोड़ के। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे बाड़मेर है। पढ़ी। 3, 2, 1। ये क्वेश्चन ये रिलेटेड था, बाद बाद में। क्वेश्चन है, भारत के थार के मसूल का कितना भाग राजस्थान में है? तो राजस्थान में तो सारा ही है, तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें। हाँ, क्वेश्चन ये हो सकता था कि थार का मरुस्थल में का जो भाग है वो भारत के राजस्थान में कितना हिस्सा है, पाकिस्तान में कितना हिस्सा है, तो ये क्वेश्चन बन सकता था। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता था कि भारत के कुल भूभाग का थार का मरुस्थल कितना परसेंट है। ठीक है, तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन में ना दिमाग लगाएं। अगला पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने क्षेत्रों को घेरा हुआ है, पता है आप सभी को? लगभग 60% से भी अधिक, है ना? तो ये तो जनरल नॉलेज एक तरह से। पढ़िए। 3, 2, देखिए, लाटी श्रृंखला क्या है? तो लाटी श्रृंखला है भूगर्भिक जल पट्टी। देखिए, पश्चिमी मरुस्थल में ये जो भूजल, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड ये टर्म है। और लाटी सीरीज जो है ये राजस्थान के अपना जो जैसलमेर है, जैसलमेर में ये जिले में स्थित है, और ये प्रमुख प्रसिद्ध भूगर्भिक एक्वीफर्स है। ये भूगर्भिक जल का क्या करते हैं, एक अवशोषण करते हैं, और ये उनका एक स्रोत की तरह काम करते हैं। और राजस्थान के जो पश्चिमी शुष्क क्षेत्र है उनमें पेयजल एवं सिंचाई के लिए, और सिंचाई के लिए दृष्टि से बहुत उपयोगी है। बाकी गाय की एक प्रजाति नहीं, खनिज पट्टी नहीं, और वन्यजीव श्रृंखला ये भी नहीं है ना। बढ़िया। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। कुल भूभाग क्षेत्र का कितना भाग रेगिस्तान है? तो देखिए, अपने राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख, करेक्ट। 42,000, 3, 42, 239, ठीक है। और इसका 60% के लगभग क्या है, रेगिस्तान है अपना। और अगर हमें 60% रेगिस्तान बताएंगे, जो कि होता है 2/3, एक चौथाई नहीं है, एक तिहाई नहीं है, आधा नहीं है, लगभग 2 तिहाई। ठीक है, चलिए। अब अरावली से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, पढ़िए। देखिए, गलत युग में ढूंढना है। ये सारे पासेस हैं अरावली के, और इनका मिलान करना है। सतूर, मध्य अरावली गलत, ये बूंदी में है। और ये दक्षिण अरावली का हिस्सा हो गया। और कड़का, ये दक्षिण अरावली। दूर भराई जी उत्तरी अरावली, और महादेवपुर उत्तरी अरावली। ठीक है, अरावली के आपको पता है 3 हिस्से हैं, उत्तर, मध्य और दक्षिण अरावली। तो इनमें इनमें जितने भी हिल्स हैं प्लस उनके पासेस, हम एक सेपरेट वीडियो बना के उसमें क्लियर करा देंगे मैप के साथ, ताकि बार बार यहाँ पे आपको समय उतना खराब ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि सोचिए और इसका आंसर बताइए। 3, 2, 1, बताओ कि जिला है और उसमें पर्वत, किस जिले में कौन सा पर्वत है? तो जालोर हो गया, झारोला। जयपुर में कौन सा है? बरवाड़ा। अलवर की बात करें तो भानगढ़, ये मानगढ़ नहीं है, भानगढ़ है। और सीकर की बात करें तो रघुनाथगढ़। तो आप मुझे इनमें से किसी की हाइट बता सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें इसकी जालोर की, तो जो जालोर में है, इसकी हाइट है, बरवाड़ा की हाइट है लगभग, हाँ तो झारोला पर्वत की हाइट है अप्रोक्सीमेटली 586 मीटर, ठीक है। बरवाड़ा की जो हाइट है वो है 786 मीटर। और रघुनाथगढ़ जो है 1055। ये आपको पता है, ये रघुनाथगढ़ जो है ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और अगला जो बात है मानगढ़, भानगढ़ सॉरी, ये 677 मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चल पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए, कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उसकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो अगर हम गुरु शिखर की बात करें तो उसकी आप हाइट बता सकते हैं मुझे? बताइए कितनी है, बताइए। 1722 मीटर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो शेर आती है। शेर की हाइट है 1597 मीटर। ये सिरोही की सिरोही में स्थित है और अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं शेर सबसे टॉप पे, दूसरे नंबर की है, तो बाकी सारे का आंसर होगा हमारा ये। जरगा की बात करें तो जरगा की हाइट है 1431। कहाँ पे है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ की बात करें 938 मीटर। और तारागढ़ की बात करें, सज्जनगढ़ भी उदयपुर में ही है। और तारागढ़ की बात करें तो तारागढ़ 870, ये कहाँ पे है? अजमेर, ठीक है। तो ऑप्शन ही होगा, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। और जरगा के बाद और ऑप्शंस क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारे पास जो डाटा है उसे देखते हैं। सज्जनगढ़ से बड़ा है तारागढ़, दैट इज करेक्ट, लेकिन जरगा से छोटा है, तो ये गलत हो गया। सज्जनगढ़ जो है वो तारागढ़ से बड़ा है, करेक्ट, लेकिन शेर यहाँ पे आ गया तो इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे वही सज्जनगढ़ तारागढ़ से बड़ा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूटों में से ये निश्चय कीजिए कौन से कूट सही कूट कौन से हैं। सही उत्तर कौन से ऑप्शन में है, ठीक है, बताइए। तो पढ़िए। देखिए, पहला ऑप्शन है अरावली जो है वो मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, डेविड करेक्ट। अरावली होने की वजह से जो ये अपने इसका जो विस्तार है वो किधर से है? नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। और इस विस्तार की वजह से थार के मरुस्थल की ओर के पूर्व की ओर जो इसका खुद का विस्तार जो है वो यहाँ से रुकता है और ये एक तरह से प्राकृतिक अवरोध की तरह काम करती है। तो ये आंसर सही है, ये सही है ऑप्शन। अच्छा, अगर अरावली नहीं होती तो मरुस्थल पूर्व की ओर और आगे बढ़ चुका होता। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान की सभी नदियों को उद्गम अरावली से, दैट इज नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि कुछ नदियां हैं जो सभी इसमें, सभी नदियां नहीं है। चंबल को अगर हम बात करें तो वो मध्य प्रदेश के जानापां से निकलती है। और अगर हम काली सिंध की बात करें और पार्वती की बात करें तो दोनों अ, राजस्थान में से निकल एमपी से निकलती है। और लेकिन राजस्थान में जो इसकी अरावली से निकलने वाली हैं बनास, साबरमती, लूनी, ठीक है, ये अरावली से हैं। लेकिन इसलिए ऑप्शन गलत है, तो बी काट गया। ए तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्राय अरावली से प्रारंभ नहीं होता। देखिए, प्रभावित नहीं होता, सॉरी, राजस्थान में जो वर्षा का वितरण है वो प्राय अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये प्रभावित होता है। देखिए, अरावली जो है वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है और दक्षिण पूर्व राजस्थान में जो अपेक्षाकृत वर्षा होती है इसी की वजह से। और पश्चिमी राजस्थान शुष्क रहता है, वो इसलिए क्योंकि ये इसके वृष्टि छाया प्रदेश में है।
और अरावली की जो दिशा है वो मानसून की समानांतर होने के कारण जो वर्षा है वो यहाँ नहीं रुक पाती है, और इसलिए ये कहना गलत होगा कि प्रभावित नहीं करती, प्रभावित करती। हाँ, अगर ये कह सकते थे कि इसमें नकारात्मक रूप से या कुछ सकारात्मक जोड़ते तब कुछ और सोचना पड़ता, तो भी सही गलत। अगला क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये सही है। पहले एक ऑप्शन आया, कुछ आया था उसमें था कि सभी खनिज पाए जाते हैं, वो गलत था, लेकिन समृद्ध है ये सही वर्ड यूज़ किया है। चला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो पढ़ो। 3, 2, 1। बताइए, कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत शिखरों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में बताता है? सॉरी, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही होता है बड़ा। ठीक है, तो बताइए, सबसे बड़ी, देखिए सबकी हाइट जान जान लीजिए। अगर खो की बात करें तो खो की हाइट है 920, तारागढ़ 873 मीटर, रोजा भाकर की हाइट है 730, और बैराट की हाइट है 430 मीटर। तो ऑप्शन सी ही सही है। तारागढ़ जो है वो रोजा भाकर से बड़ी है, लेकिन खो सबसे बड़ी है। यहाँ भी खो गलत दे रखी है, ये ठीक है। बैराट है जो तारागढ़ से छोटी है, यहाँ होना चाहिए था इसको, ये सबसे आगे होना चाहिए था, ये सबसे। तो आप देख रहे हैं पर्वतों के हाइट से क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, एक लिस्ट बनाएंगे अपन हिल्स की और उनकी हाइट, पासेस एक साथ निपटा देंगे। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन है कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है राजस्थान में जल विभाजक के रूप में है, ये हम पढ़ चुके हैं। वाटर डिवाइड की तरह काम करती है। इसके इधर से बहने वाली नदियाँ कहाँ गिरती हैं? जैसे कि पूर्व की जो नदियाँ हैं बनास और बाणगंगा पूर्व की ओर जाती है, और पश्चिम की ओर जो नदियाँ हैं जैसे लूनी वो पश्चिम की ओर प्रवाह करती है, तो वाटर डिवाइड का काम करती है कोई। दूसरा ऑप्शन है, ये कथन सही है। कारण क्या है? अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण के को सीमित करती है। हाँ, ये मरुस्थलीकरण को सीमित करती है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या ये मरुस्थलीकरण को सीमित करते हैं इसलिए जल विभाजक है? दैट इज नॉट करेक्ट। व्याख्या ये नहीं डिफाइन करता इसको, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन डिफाइन नहीं करता। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू गुरु शिखर, कितनी है? 1722। उसके बाद आती है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की कितनी है? 1224 मीटर। सज्जनगढ़ की बताइए? 938 मीटर। लीलगढ़ की बताइए? लीलागढ़ की 874, और तारागढ़ की 870। तो देखिए, सज्जनगढ़ कहाँ पे है? सज्जनगढ़ उदयपुर, और लीलागढ़ भी उदयपुर, और कुंभलगढ़ राजसमंद, और तारागढ़ अजमेर। तो आंसर हो जाएगा सी। और ये कुंभलगढ़ वही है जहाँ कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है, और जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। इसमें तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, बताइए। गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई, कहाँ से ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं? हाँ, लेकिन सोचिए कि ऐसे क्वेश्चंस पे बेस्ड अब क्वेश्चन आ सकते हैं, डायरेक्टली ये ना पूछे, लेकिन चीज़ें कहाँ से लाएंगे? भाई राजस्थान से लिमिटेड है ना। 1722 मीटर है गुरु शिखर की ऊंचाई, और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। प्लस और क्या क्या है यहाँ पे बताइए। अगर फिट में पूछ ले तो 5650 फीट। ठीक है, माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है, और अरावली पर्वतमाला का ये सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ किसके? दत्तात्रेय की तपोस्थली भी है। और इसरो की क्या है यहाँ पे? माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी वेधशाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाकी औरों से मतलब ही नहीं है ऑप्शन से। अब हम करेंगे हाड़ौती के, हाड़ौती एवं मैदान और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे वो सारे हमारे अरावली से संबंधित क्वेश्चन हो गए। आपने देखे कि ज़्यादातर हिल्स हाइट्स पासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इतने टफ क्वेश्चंस अपने आ रहे इसमें अब हम कर रहे हैं तो शायद नहीं पूछे जाए, क्योंकि अब आपके पास आंसर सामने हो ना, इसलिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
आसान तो बनी जाएंगे जब हम कराएंगे क्वेश्चंस, तो पढ़िए। कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार मानी जाती है, विस्तार है? 3, 2, 1। देखिए, कौन सा पर्वत श्रृंखला, तो अगर हम बात करें विंध्य पर्वत की, तो राजस्थान में दो पर्वत प्रणालियाँ पाई जाती है। तो अरावली अपनी है, ये दूसरी है विंध्य पर्वत श्रेणी। अरावली तो आपको पता है सबसे प्राचीन और राजस्थान के लगभग मध्य से है। और विंध्यन जो है, आपने ये जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में पाई जाती है। और अगर बात करें तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ में इनका विस्तार है। और ये मुकुंदरा पर्वत हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, और इन्हीं मुकुंदरा पर्वत को विंध्यन श्रेणी का, विंध्यन पर्वत का पहाड़ियों का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पे मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी है। तो चलते हैं आपके साथ। डोरा पर्वत जो है, ये विंध्यन का हिस्सा नहीं है, ये जालौर में स्थित है। जसवंतपुर पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है ये। और अलवर पर्वत तो आपको पता है कि ये जिसमें मेराज और बिलाली और भानगढ़ सरिस्का जो आता है, वो इसी का है, वो अरावली का हिस्सा है। और गिरवा जो है, ये उदयपुर के कस्तूरी नुमा पहाड़ियाँ हैं। तो ये तीनों अरावली के हिस्से हैं। बढ़िया। 3, 2, 1, बताइए। क्वेश्चन है, राजस्थान के क्षेत्र में बिंदन पठार का विस्तार है, अभी अपन पढ़े ही हैं, दक्षिण पूर्व, है ना? तो विंध्यन पर्वत दक्षिण पूर्व के जो कौन कौन से जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ठीक है, इनमें इनका विस्तार है। और यहाँ से हाड़ौती का पठार भी के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। ये विंध्यन रॉक से निर्मित है। और उत्तर पूर्व का जो ये ऑप्शन है, ये अरावली का हिस्सा है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण जो हिस्सा है राजस्थान का, वो कि आदिवासी और अरावली क्षेत्र का हिस्सा है। और दक्षिण पश्चिम तो माउंट आबू और अन्य बड़ी चोटियां हैं ही इधर की तरफ। अगर हम हाड़ौती पठार की और बेसिक बातों की बात करें, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी पता है आपको किस किस के लिए फायदेमंद होती है? कपास व गन्ने के लिए, इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। चलो अगले क्वेश्चन पे, बढ़िया। 3, 2, 1। किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं, बताइए? चंबल बेसिन में। देखिए, बीहड़ होते हैं बैडलैंड्स, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। ये ऐसी गहरी और समतल भूमि होती है जो नदी के द्वारा, तीव्र अपरदन के द्वारा बनाई जाती है ना। और इस अपरदन को गुली इरोजन के नाम से जानते हैं। तो ये चंबल में है। और सर्वाधिक विस्तार जो चंबल का है, वो है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में। बनास बेसिन की बात करें तो बनास बेसिन है, ये सामान्य नदी घाटी बनाती है। और इसमें बीहड़ का कोई मतलब नहीं है। माही बेसिन की बात करें तो ये दक्षिण राजस्थान के कौन कौन से, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में बहती है। और ये पहाड़ ये यहाँ पठारी एवं जनजातीय क्षेत्र अधिक है। लूनी बेसिन की बात करें तो लूनी बेसिन पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय नदी है। और यहाँ रेत के टीले एवं शुष्क स्थलाकृति मिलती है। यहाँ बीहड़ नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। ओहो, रुकिए रुकिए, ये क्वेश्चंस पूरा ही ऑप्शंस गलत टाइप हो गए इसके। दूसरे ये ही क्वेश्चन दोबारा दूसरे का टाइप कर रखा है, उसको पढ़िए आप। ये पढ़िए, बताइए। सबसे अधिक वर्षा हमें कहाँ होती है और अधिक से कम की तरफ जाना है हमें? तो देखिए, राजसमंद से ज़्यादा वर्षा होती है धौलपुर में। और जालौर से ज़्यादा वर्षा होती है राजसमंद में, ठीक है। तो दैट इज परफेक्टली करेक्ट। लेकिन ये गलत है। यहाँ पे
12 जो है, और सीकर 12 भीलवाड़ा से आगे होना चाहिए था। यहाँ पे धौलपुर अपोजिट ही दे दिया, और ये भरतपुर आगे होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन अपना पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पढ़ी। 3, 2, 1। हाँ जी बताइए। देखिए, CWG भरतपुर। देखिए, कोपेनहेगन ने क्या है, जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, और उन्होंने हर एक विशेष जलवायु क्षेत्र को डिफरेंट डिफरेंट कोड से डिफाइन किया था। तो कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न से कौन सा सही है? पहला है CWG भरतपुर। देखिए ऑप्शन, भरतपुर इधर आता है, CWG करेक्ट है। ठीक है। BWHW, स्मॉल HW, ये बाड़मेर। BWHW, बाड़मेर इधर आता है, ये इसमें नहीं आता, ये BSHW में आता है, तो ये करेक्ट नहीं है। BSHW गंगानगर, BSHW गंगानगर, गंगानगर यहाँ है, तो डेफिनेटली ये गलत है, क्योंकि गंगानगर आता है BWHW में, तो ये भी गलत। और AW डूंगरपुर, तो डूंगरपुर यहाँ, AW करेक्ट, तो आंसर ए और डी। चलते हैं नेक्स्ट में, चलो पढ़िए। 3, 2, 1। राजस्थान में मई जून में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? क्या उत्तरदायी है बताइए। पहला है कुछ स्थानों पर संवेदी धाराओं की उत्पत्ति। देखिए, राजस्थान में जो मई जून में अपना मौसम गर्म होता है, और गर्म होने की वजह से यहाँ लगभग तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुँच जाता है। इससे क्या होता है कि भूमि है वो अत्यधिक गर्म हो जाती है। भूमि अत्यधिक गर्म होने की वजह से संवहनी जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं, और जो गर्म हवा होती है वो तेजी से ऊपर उठने लगती है चारों तरफ से, ना, और उसकी जगह आसपास की हवा शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि ये जब ऊपर उड़ती है तो धूल के कण लेके उड़ती है, फिर ये जब कूल डाउन होकर नीचे आती है तो ये आंधी या धूल भरी आंधियों का रूप ले लेती है। तो ये संवेदी धाराओं की उत्पत्ति की वजह से होता है, ये बात सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर, दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। इसका कोई मतलब नहीं है धूल भरी आंधियों से, ये उनको रोक सकती है कोई विंड को, बट ये उनके धूल भरी आंधियों के चलने के कारण नहीं हो सकती। ठीक है। और यह तथ्य सही है कि ये अरावली की दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के लगभग समानांतर होती है, लेकिन धूल भरी आंधियों के कारण नहीं होती है ना। और अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये जो धूल भरी आंधियां हैं पूर्वी हवाओं से नहीं बनती, ये सिर्फ वहाँ की लोकल कन्वेक्शन जो होती है, स्थानीय संवहन से और लो प्रेशर से बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, सॉरी, केवल एक, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। चलिए बताइए। मावट जिससे होती है वह है, देखिए, मावट जो होती है वो शीत ऋतु में होती है, और शीत ऋतु में बात करें तो दिसंबर से और मार्च के बीच में। ये जिस वजह से होती है वो होती है पश्चिमी विक्षोभ। और पश्चिमी विक्षोभ क्या होते हैं, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, थोड़ा यहाँ बता देते हैं आपको, इंडियन ज्योग्राफी में, सॉरी, थोड़ा हम यहाँ बता देते हैं आपको। देखिए, मेडिटेरियन सी जो है, ये मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, यहाँ से उत, जो पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और वो इधर मूव करते हैं। ठीक है। और ये भारत का जो इस इलाका है, ये भारत के उत्तर पश्चिम इलाके में वर्षा करते हैं। और ये वर्षा मुख्य रूप से गेहूँ, चना, सरसों, जौ और रबी के लिए लाभदायक होते हैं, है ना। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम मानसून। देखिए, उत्तर पश्चिम मानसून ऐसा कोई मानसून का प्रकार है नहीं। और दक्षिण पूर्वी मानसून, और तो भारत में इस नाम का भी कोई मानसून नहीं है। ठीक है। और उत्तर पूर्वी मानसून, तो
ये जो उत्तर पूर्वी मानसून है ये अपने भारत के जो तमिलनाडु और दक्षिण पूर्वी भारत में अक्टूबर और दिसंबर में वर्षा करता है, और ये यहाँ के लिए बेनिफिशियल है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। तो हमारा आंसर हो गया पश्चिमी विक्षोभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें कथन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो एक एक विकल्प पे चलते हैं। देखिए, राजस्थान में जो वर्षा है दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, दक्षिण व दक्षिण पूर्वी इस वाले से उत्तर और उत्तर पश्चिमी इस वाले इलाके तक पहुँचते पहुँचते घटती जाती है। ये बात सही है। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा बारिश होगी, फिर कोटा में, फिर जयपुर में उससे कम, फिर बीकानेर में उससे कम, फिर जैसलमेर में और भी कम। तो ये स्टेटमेंट सही है। मानसून की अरब सागरीय शाखा राजस्थान में वर्षा का प्रमुख स्रोत है। ये बात भी सही है। अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा से प्राप्त होते हैं। पश्चिमी राजस्थान केवल शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। ये बात गलत है। पश्चिमी राजस्थान थोड़ी वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से और शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से करता है। तो सी गलत है। राजस्थान का जो 50% से अधिक भाग है वो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। ये बात सही। इवन 60% से अधिक भाग तो अपने शुष्क में है, और इंक्लूडिंग अर्धशुष्क कर ले तो मतलब 10% और ऐड करते 60% ओवरऑल हो जाता है ना शुष्क एवं अर्धशुष्क। तो इसका आंसर क्या होगा? A, B, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ टाइप को हाँ सही है। पढ़िए। देखिए, तो राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? न्यूनतम वायुदाब कहाँ होगा? जहाँ हाईएस्ट टेम्परेचर होगा। और जून में हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान में कहाँ होता है? जैसलमेर में। बूंदी में नहीं होगा, क्योंकि कंपेरेटिवली इससे कम होगा, कम होगा और जगह सब जगह। ठीक है, तो आंसर सी सही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। 3, 2, 1। निम्नलिखित आकार जो राजस्थानी लोगों में छप्पनियों काल इसे जाना जाता है, बताइए। देखिए, ये 1899 और 90s में ये जो हुआ 1899 में और 1900 में जो हुआ उस काल को, इस समय भयंकर काल पड़ा और इस अकाल को छप्पनिया अकाल के नाम से जानते हैं। इसका छप्पन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उस समय विक्रम संवत 1956 चल रहा था, और इस छप्पन की वजह से वो छप्पनिया काल कहा जाता है। और ये राजस्थान के इतिहास का सबसे भीषण अकाल माना जाता है ना। बाकी और ऑप्शन गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए। क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? बढ़ने की बात कर रहे हैं ना, कि घटने की। मतलब पहले कम की तरफ से ज़्यादा की तरफ कहाँ होती है? पहले सबसे कम आएगी, फिर सर्वाधिक आएगी। तो अगर हम कहें कि राजस्थान के इस वाले इलाके में तो कम वर्षा होती है, इस वाले में अत्यधिक अत्यधिक वर्षा होती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए। क्वेश्चन है, किस साल बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई? 2008 का क्वेश्चन है ये। घटना ये 2006 में हुई थी। 2006 में आया, इसलिए करंट में भी ये रहा था। एक्चुअली मानते हैं कि बाड़मेर में ज़्यादातर ड्राई रीजन रहता है, और अत्यंत शुष्क मरुस्थलीय जिला है ये। यहाँ वर्षा कम होती है, लेकिन अगस्त 2006 में असामान्य रूप से बारिश हुई, और जिसके कारण ये कवास में शहीद बाड़मेर के और भी कई क्षेत्र थे जहाँ पर बाढ़ आ गए। इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि जिस क्षेत्र में सूखा और कम वर्षा के लिए जहाँ पे जो राजस्थान में जाना जाता है, वहाँ ये विनाशकारी बाढ़ आई थी। तो डेट इज फैक्चुअल क्वेश्चन। हम क्वेश्चन करेंगे वनस्पति से रिलेटेड, और वनस्पति से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है ये, पढ़िए।
बताइए, निम्न में से किस जिले में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? उपोष्ण पर्वतीय वन सब ट्रॉपिकल और हिल फॉरेस्ट होते हैं। हिल फॉरेस्ट हैं तो वो हिल पे ही होंगे, पहली बात तो और ऊपर से सब ट्रॉपिकल है। उपोष्ण, तो ऐसे जो उपोष्ण है वो सुरभि में पाए जाते हैं। और राजस्थान में केवल एक जगह है जो है माउंट आबू, वहाँ पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं सिरोही के। और ये माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि कहाँ से अपने राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। यहाँ ऊंचाई अधिक होने के कारण तापमान अपेक्षाकृत कम होता है और वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए यहाँ राजस्थान के अन्य भागों से भिन्न उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं। अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में पाए जाते हैं ड्राई इंडेसिडियस प्लस मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन, ठीक है। और बांसवाड़ा की बात करें तो बांसवाड़ा में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती। और झालावाड़ की बात करें तो यहाँ भी शुष्क पर्णपाती प्लस मिक्स्ड वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, पढ़िए। 3, 2, 1 बताइए, राजस्थान का राज्य पुष्प? रोहिड़ा, ये तो पता होगा। ठीक है, स्टेट फ्लावर है ये हमारे राजस्थान का। और इसे टी राजस्थान का डेजर्ट मरुस्थल का सागवान कहते हैं, टीप ऑफ डेजर्ट कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो लकड़ी होती है, इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, बहुत टिकाऊ होती है। और रोहिड़ा मुख्यतः जो है ये पाया जाता है थार मरुस्थल में। और थार में स्पेशली अगर बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर। और ये शुष्क जलवायु है उसके लिए अनुकूल होता है। अब बात करते हैं कचनार की। कचनार एक पुष्प वाला वृक्ष है और ये राजस्थान का राज्य वृक्ष है नहीं। सूरजमुखी की बात करें तो ये एक एग्रीकल्चर क्रॉप है। और नागकेशर जो है ये औषधीय वृक्ष है, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। राजस्थान वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जल वेरी डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्रफल है वो न्यूनतम है? देखिए, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो अपने वनों को 3 भागों में बांटता है। पहला है वेरी डेंस फॉरेस्ट, इसमें क्या होता है 70% से अधिक कैनोपी होती है। और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, इसमें 40 से 70% के बीच में। और थर्ड होता है ओपन फॉरेस्ट, 10 से 40 के बीच में। तो ये बात कर रहा है कि न्यूनतम है वेरी डेंस फॉरेस्ट है वो जो न्यूनतम है, ये किसमें सबसे कम है? तो ऐसा जिला है जोधपुर। अलवर में सरिस्का की वजह से है, ठीक है। जैसलमेर में भी नहीं है, लेकिन ये बात कर रहा है कि न्यूनतम है तो सही लेकिन न्यूनतम है। जैसलमेर में तो बिल्कुल नहीं है। और जयपुर में भी है पर जोधपुर से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है जोधपुर। अलवर में आपको पता है सरिस्का की वजह से यहाँ पे डेंसिटी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बढ़िया। 3, 2, 1। हाँ जी बताइए, राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार जो वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? मतलब पहली बार हम वन नीति लेके आए, वो कब लेके आए? फरवरी 2010 में हम पहली बार वन नीति लाए थे, जबकि राष्ट्रीय वन नीति जो है वो 1988 में आ चुकी थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर इसके बाद इस वन नीति में आगे संशोधन भी हुए हैं, तो संशोधन आपको याद रखने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइए, केंद्रीय शुष्क वानिकी संस्थान स्थित है, बताइए कहाँ? बीकानेर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ICAR, इसने सन 1993 में बीकानेर में कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर 93 में नेशनल इंस्टीट्यूट रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर स्थापित किया। फिर 2000 में इसको क्रमोन्नत करके केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कर दिया था, जो बीकानेर में है ना,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। शुष्क, ये यहाँ टाइपो हुआ है। उद्यानिकी का केंद्रीय शोध संस्थान स्थित है वो बीकानेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले हैं जो वन क्षेत्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले हैं? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में आते हैं उदयपुर और बारह। और जिलों में कंपैरेटिवली इनसे कम वन क्षेत्र है। और अपन एक लेटेस्ट जो कोई रिपोर्ट आई एग्जाम से पहले फॉरेस्ट कवर की, तो अपन उसको अपडेट कर लेंगे करंट अफेयर्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी बताइए। देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में खसखस उत्पन्न होती है? तो ये जो खसखस है, इसको जाना जाता है, इसकी एक सुगंधित घास होती है। और ठीक है, और इससे जो इसकी जड़ों से एक खस तेल निकाला जाता है, और उस तेल का उपयोग होता है इत्र में, अगरबत्ती में, शीतल पेय में, औषधि में और मृदा संरक्षण में। इन चीज़ों में इत्र, मेनली इत्र के लिए पूछा जाता है। और ये जो घास है, ये घास पाई जाती है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक जिले में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पढ़िए। 3, 2, बताइए, कौन सा एक कारण है जो राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण बिल्कुल। पेड़ कटेंगे तो मरुस्थल का विस्तार होगा, पेड़ कटेंगे तो वर्षा कम होगी, वर्षा कम होगी तो शुष्कता बढ़ेगी, शुष्कता बढ़ेगी तो मरुस्थल बढ़ेगा। वनोन्मूलन, डेफिनेटली वनोन्मूलन भी वृक्षों की संख्या कम होगी। शहरीकरण, शहरीकरण डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता। और अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, अनुचित मृदा और जल प्रबंधन होगा तो उससे भी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा, और जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा तो मरुस्थलीकरण बढ़ेगा। जैसे शहरीकरण एक्चुअली क्या है, मरुस्थलीकरण का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, तो आंसर यही है। अतिचारण की दोबारा बात करें तो भाई पशु द्वारा अत्यधिक चराई से वनस्पति नष्ट होती है, और फिर भूमि बंजर होना स्वाभाविक है। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन बढ़ेगा इससे, और फिर मरुस्थलीकरण बढ़ता है। अत्यधिक सिंचाई और जल भराव से लवणीय जैसी समस्या उत्पन्न होती है, और जिससे भूमि की अनुपजाऊ जो है, भूमि क्या बनती है, अनुपजाऊ बनती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया। 3, 2, 1। बताइए, निम्नलिखित में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? देखिए, जिसे जंगल की आग कहा जाता है वो होता है पलास। लेकिन यहाँ पलास का नाम नहीं दिया है, पलास की जगह उसका साइंटिफिक नेम दिया है। तो पलास की खासियत ये है कि ये चमकीले नारंगी रंग का होता है, और इसमें लाल फूल भी आते हैं। इससे क्या होता है कि पूरे वृक्ष को का कलर जिस लाल और नारंगी फूलों की वजह से ये जहाँ उगते हैं उस क्षेत्र को अगर हम दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि जंगल में वहाँ पे कोई आग लग रही है। तो इसे फ्लेम ऑफ, इसलिए इसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। और पलास का जो साइंटिफिक नेम है वो है ब्यूटिया मेनोस्पर्मा। ठीक है, पहली बात करें बोहिनिया वेरीगेटा, ये है, इसको हिंदी नाम है कचनार। और ये सब गुलाबी और सफ़ेद फूलों वाला वृक्ष है। और जैकरेंडा मिमोसिफोलिया जो है, ये बैंगनी फूलों का एक वृक्ष है। और टेक्टोना ग्रैंडिस जो है, ये सागौन जो अपन बोलते हैं उसका साइंटिफिक नेम, हिंदी में जिसे अपन टीक भी बोलते हैं, तो सॉरी इंग्लिश में। ये मूल्यवान इमारती लकड़ियों के लिए फेमस है, जैसा कि आपको पता है। इसका मेजर जो यूज़ है वो इनके लिए होता है, इमारती लकड़ियों के लिए। तो इसका प्लास सही आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बढ़िया। 3, 2, 1। बताइए,
धामन, करड़ और अंजन है, क्या है ये? देखिए, भेड़ों की किस्में नहीं, अरंडी बीज की किस्में नहीं, घास की किस्में हाँ, गवरी नृत्य के तीन नायक गलत। मतलब ऑप्शन ही कई बार ऐसे आते हैं कि आपको हंसी आती है ऑप्शन पढ़ के। तो राजस्थान में जो ग्रासलैंड्स हैं कुछ जिनमें ये घास पाई जाती हैं, उनमें धामन, करड़ और अंजन जो है प्रमुख घास हैं। ये इसका उपयोग कहाँ होता है? तो पशु चारे के लिए, ठीक है, चारा विकास में काम होता है, मृदा संरक्षण और शुष्क क्षेत्रों में क्या है, पशुपालन को ये सपोर्ट करते हैं। और नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन का कुछ खास ज़्यादा है नहीं। अच्छा, अंजन घास जो है ये 12 मासी घास होती है और ये अत्यधिक सूखा सहन कर सकती है ना। धामन घास है जो प्रमुख शुष्क ये भी शुष्क का प्रतिरोधी घास है। गॉट इट। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, किस समूह में अधिकतम वन क्षेत्र पाया जाता है? तो हम बात करें कि ये वन रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हम डाटा लें, मान लीजिए, हालांकि 2008 का क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए उस समय से लेकर अब तक, तो आंसर 12 उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है। और 2021 के डाटा से हमें जो चीज़ें पता चली, हमारे राजस्थान में 9 पॉइंट कुल वन क्षेत्र इतना है, 9.60 अपने कुल क्षेत्रफल का। और सबसे अधिक वन क्षेत्र की बात करें तो उदयपुर आता है, और उसके बाद अलवर, अलवर और प्रतापगढ़, ठीक है। न्यूनतम में चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर, ठीक है। अगर हम प्रतिशत की बात करें, परसेंटेज की, तो अधिकतम उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। और न्यूनतम की बात करें तो जोधपुर, चूरू और जैसलमेर। तो यहाँ पे आंसर होगा 12 उदयपुर, चित्तौड़गढ़। और ऑप्शंस की बात करें तो इसमें कोटा और झालावाड़ में बन है, लेकिन भरतपुर में उतने कंपेरेटिवली बन नहीं है। करौली, सिरोही, डूंगरपुर तो तीनों में बन है, लेकिन कुल वन क्षेत्र जो है इससे कम है, ठीक है। बांसवाड़ा, धौलपुर, राजसमंद इनमें वन है, लेकिन यहाँ बात हो रही है अधिकतम की, तो कंपेरेटिवली अधिकतम ऑप्शन ही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताओ। रिपीटेड क्वेश्चन है। खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला में होता है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर टॉप में, पूर्वी राजस्थान में मेनली ज़्यादा पाई जाती है, नागौर, सीकर इसमें नहीं है, झालावाड़, कोटा और डूंगर इसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 3, 2, 1। ये भी रिपीटेड है। जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं? पलाश को। इसका साइंटिफिक नाम बताइए। ब्यूटी मेनोस्पर्मा। इसमें रंगों का कलर क्या है? नारंगी व लाल। खिजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष। नीम औषधीय वृक्ष है। पारस पीपल जो है ये भी एक सामान्य वृक्ष है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। राजस्थान के किस क्षेत्र में टीक के वन पाए जाते हैं? देखिए, टीक जो होता है ये एक बहुत बहुमूल्य हार्डवुड होती है, बहुमूल्य कठोर लकड़ी होती है, और इसे पर्याप्त वर्षा और अपेक्षाकृत आर्द्र जलवायु की रिक्वायरमेंट होती है। और राजस्थान में ऐसी जलवायु कहाँ पाई जाती है आपको पता है? दक्षिण राजस्थान में। इसके लिए जो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही जो हैं जिले, इनमें ये काफ़ी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। तो बाकी और तो गलत हो ही जाता है ऑप्शन। तो बढ़ते हैं आगे। बताइए। पढ़िए। 3, 2, 1। अभी ये सॉइल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको निपटाते हैं। बताइए। तो जयपुर, दौसा, अलवर जिले में किस प्रकार की मृदा के प्रधानता है? देखो, यहाँ एल्फी सॉल्ट पाई जाती है। आपको मैप बना के भी थोड़ी देर में बता देते हैं पूरे राजस्थान का
तो मैं हल्का सा रुकिए ना। अरे यार, क्या कर रहा हूँ। तो बच्चों, पेंटिंग के मज़े लीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तब तो ठीक है। हल्का सा तो देखिए, हम राजस्थान में जो सॉइल मिलती है उनका थोड़ा मैप के थ्रू आपको समझा देते हैं, ताकि बार बार क्वेश्चन आए तो आप एक बार में ही इसको निपटा सको। ठीक है। तो ये जो सॉइल है, ये है एरिडी शॉल्स। ठीक है। और ये जो सॉइल्स यहाँ पे पाई जाती है, ये वाली, ये एंटी सॉइल्स, ये जो है, ये एल्फी सॉइल्स, और ये बर्टी सॉइल्स, और ये वाली जो सॉइल्स है, ये है एनसेप्टी सॉइल। तो एरिडिसॉल्स, एंटीसॉल्स, एल्फिसॉल्स, वर्टिसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स। अब अलवर और भरतपुर और दौसा की बात करें तो ये वाला इलाका हो गया, तो एल्फिसॉल हो गया। ठीक है, आगे याद रखिएगा इसमें आपको। बढ़ते हैं आगे। बताइए इसका। अच्छा चलो, आपको पिछली वाली सॉइल के कुछ गुण तो बता देते ताकि एक एक सॉइल कंप्लीट होती जाएगी। तो एल्फी सॉइल है ये, लाल पीली और अपेक्षाकृत अधिक उपजाऊ मध्य विकसित मृदा के रूप में जानी जाती है। और इस मृदा में लोह एस की पर्याप्त मात्रा होती है, और मध्यम उर्वरकता की वजह से यहाँ कृषि के लिए उपयुक्त है, और अच्छी जल निकासी भी होती है इसमें ना। बात करें एंटीसॉल की, तो ये अपने एरिडी सॉइल्स जो है, ये पश्चिमी राजस्थान के हिस्से में पाई जाती है। बाकी अगले सॉइल्स पे क्वेश्चन आगे हैं, तो अपन उनके साथ साथ एक एक सॉइल्स को निपटा लेंगे। पढ़िए, बताइए। एरिड सॉइल की बात हुई थी, पिछला मैप देखा आपने? एरिड सॉइल कहाँ है? देखिए, एरिड सॉइल, एरिड सॉइल जो है वो पाई जाती है अपने पश्चिम में। और इसकी जो, ये शुष्क और मरुस्थलीय मृदा है, और यहाँ ये कम वर्षा, वर्षा क्या होती है? कम। और सैंडी होती है, रेतीली। ह्यूमस, जैव पदार्थ की मात्रा कम होती है इससे। नाइट्रोजन एवं कार्बन पदार्थ की कमी रहती है इसमें। सिंचाई मिलने पर कृषि योग्य बन सकती है, लेकिन पानी की कमी होती है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं सवाल का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। पढ़िए, बताइए। सेम की जो समस्या होती है वो किस स्थिति में उत्पन्न होती है? देखिए, सेम समस्या होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए एक्चुअली। ये जब मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तब ये समस्या उत्पन्न होती है। ये कहाँ होती है? जहाँ अधिक सिंचाई क्षेत्र है होते हैं, वहाँ पे ये समस्या उत्पन्न होती है। वहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जल इकट्ठा हो जाता है, और मृदा जो है, मृदा में गहरे स्तर पर जो लवण पदार्थ मृदा की सतह पर आने लगते हैं, और धीरे धीरे यह जो है वो भूमि यूजलेस होने लगती है। ठीक है। तो सेम समस्या जो है ये किस वजह से होती है? पारिस्थितिकी परिवर्तन की वजह से होती है। और बात करें रेत बालू के टीलों का निर्माण, तो ये जो ऑप्शन है ये वायु अपर्दन की वजह से होते हैं। और मिट्टी एवं मृदा का अपर्दन कटाव, ये कोई मतलब नहीं है, सॉइल इरोजन का मैटर है। और बनीय कटाव, ये भी बनों के कटाव से संबंधित। तो पारिस्थितिकी में जो परिवर्तन है, इस वजह से सेम समस्या किस स्थिति से संबंधित है? तो ये इससे संबंधित है। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसके कारण की बात करें तो कारणों में अत्यधिक जहाँ पे सिंचाई की जाती है वहाँ पे डेवलप, ये समस्या डेवलप होती है। कहाँ होती है? राजस्थान के जो उत्तरी भाग है, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में समस्या सर्वाधिक है। और वो किस वजह से? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की वजह से। तो अगर कारण पूछें तो अत्यधिक जल की सिंचाई द्वारा ये समस्या डेवलप होती है, और धीरे धीरे पारिस्थितिक परिवर्तन से संबंधित ये हो जाते हैं। तो उस एरिया की ये समझ पारिस्थितिक चेंज कर देते हैं। पढ़े, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बताइए। 3, 2, 1। बताइए, निम्नलिखित में से, रुकिए रुकिए, ये क्वेश्चन दूसरी जगह का यहाँ आ गया है, लेकिन मेन क्वेश्चन पे चलते हैं जो अपना सॉइल से संबंधित है। ये है, दोबारा से पढ़िए। 3,
2, 1। हाँ जी। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती हैं? देखिए, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा क्या है, कम होती है, आपको पता है, और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि भूजल में जो घुले हुए लवण हैं, वो कैपिलरी एक्शन से कोशिकीय क्रिया से ऊपर आ जाती है ना, यहाँ पे कैपिलरी एक्शन होता है, और इसकी वजह से ये नीचे से ऊपर मिट्टी की सतह पर आ जाता है, ताकि वाष्पित हो, और फिर यहाँ से जो पानी है वो तो वाष्पित हो जाता है, लेकिन लवण है वो जमीन पे, सतह पर ही रह जाते हैं, और इसकी वजह से मिट्टी सलाइन लवणीय और एल्कलाइन क्षारीय हो जाती है। तो नीचे से ऊपर की और कोशिका रिसाव की वजह से क्षारीय या लवणीय बनती है, अम्लीय बनती है, ठीक है। तो बाकी और के ऑप्शंस की बात करें, ऊपर से नीचे की ओर रिसाव, ये लीचिंग होता है, ना कि कैपिलरी एक्शन। और जल प्रवाह, ये जल प्रवाह से कोई सामान्य प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो हर जगह होता है। पक्षालन, तो अपक्षालन, तो ये भी, इसमें क्या है कि घुलनशील पदार्थ इसमें बह जाते हैं, और जबकि हाँ, बात हो रही है लवण का सतह पर जमा हुआ ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन आ गए नदियों के, रिवर से रिलेटेड, और पहला क्वेश्चन नदियों का ये है, पढ़िए। 3, 2, 1। देखिए, जिले दे रखे हैं और इनकी नदियाँ कनेक्ट कर रखी हैं। अब आपको उस जिले से वो नदी कनेक्ट करनी है कि उदयपुर में से संबंधित नदी कौन सी है। सोन और जो जाखम नदी है, ये दक्षिण राजस्थान उदयपुर की प्रमुख नदियां हैं। तो ये हो गया सोन और जाखम। ये आगे चल के माही नदी में मिलती हैं। बात करें बूंदी की, तो बूंदी से संबंधित है कुराल रिवर, ठीक है। और ये स्थानीय नदी है बूंदी की। भरतपुर की बात करें, तो भरतपुर में गंभीरी तथा पार्वती नदी का नदी तंत्र है, और अलवर की शाही व ऊपर है। तो एक के साथ मैचिंग कर लीजिएगा, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो पढ़िए, बताइए, किन नदियों के संगम पर त्रिवेणी कहा जाता है उस संगम को। तो आपको पता होगा कि बनास, मेनाल और जो बीड़च है, ये नदी जहाँ संगम होता है वो त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है, भीलवाड़ा के, बताइए किस जगह, बिगोद जिले बिगोद जिले में है, सॉरी, भीलवाड़ा जिले के बिगोद में। ओके। और इससे संबंधित ये त्रिवेणी तीर्थ के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िए। हाँ जी, बताइए, फिर इसका आंसर बताइए आप। देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की जो विशेषताएं हैं वो ये है। पहली विशेषता है कि उसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है। दूसरा है कि यह नदी जो है मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। और तीसरी है बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी क्या है, सहायक नदियाँ। तो अगर हम उद्गम की बात करें, तो चंबल माही एमपी से निकलती हैं, लूनी अजमेर की नाक बाहर से निकलती है, बचती है बनास, तो बनास के साथ ही जो सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं। ये मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है, और ये बेड़च व कोठारी व मोराल इसकी क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और ये अगर आपके पास ये भी ऑप्शन है तो इससे भी आप कर सकते हैं। और इसकी सहायक नदियाँ एक दो और बताइए जरा। बेड़च हो गई, कोठारी हो गई, मोरेल हो गई, खारी और मैनाल भी इसी की सहायक नदी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, पढ़िए। 3, 2, 1। देखिए, क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी का जो अपवाद क्षेत्र है, ड्रेनेज बेसिन है, वो न्यूनतम है, ठीक है। तो बात ये ड्रेनेज बेसिन क्या होता है। ठीक है, ड्रेनेज बेसिन वो, या कैचमेंट एरिया, वह संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें जो वर्षा जल है, रेन वाटर का, किसी एक नदी में जिस एरिया से होते हुए गुजर के मिलती है। मान लो ये है, और ये आगे सभी जाके इस नदी में मिलते हैं, तो ये कैचमेंट एरिया हो गया इसका, ठीक है।
तो सबसे जो न्यूनतम की बात करें तो साबरमती, माही और पूर्वी बनास, इनकी कंपैरेटिवली बाकल जो नदी है उससे ज़्यादा है। यहाँ न्यूनतम की बात हो रही तो न्यूनतम इसी का है। ठीक है दोस्तों। बाकल नदी, अब इनके साथ नदियों का नाम आया तो साथ साथ इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें यही निपटा लेते हैं। बाकल नदी का उद्गम जो होता है ये उदयपुर के अरावली की पहाड़ियों से होता है, और ये माही नदी की सहायक नदी है, और ये दक्षिण राजस्थान में प्रवाहित होती है। और अगर हम अपवाद क्षेत्र की बड़े से छोटे की ओर बात करें तो सबसे बड़ा इनमें माही का है, उसके बाद साबरमती का, उसके बाद पश्चिमी बनास का, और लास्ट में बाकल का। और माही का जो उद्गम है ये आपको पता ही होगा, ये होगा नाग पहाड़ी, अजमेर से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, ये लूनी का है, नाग पहाड़ी अजमेर से, ना कि माही का। माही नदी का जो उद्गम है वो अ, अमरेरू हिल्स हैं, कहाँ पे, विंध्यन में, वहाँ से होता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1। क्वेश्चन वो गलत था, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ये है, इसको पढ़िए। वो टाइपो हुई है, वो कहीं और का क्वेश्चन था जो यहाँ आ गया। पढ़िए। 3, 2, 1। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से तो निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। बताइए, काफ़ी पढ़ चुके हैं अपन इसको। तो देखिए, पार्वती जो नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन ये चंबल में अ, मिल जाती है, और लास्ट में ये चंबल में मिलके आगे निकल जाती है। बात करें लूनी की, तो लूनी रिवर अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और कच्छ के रण में गिरती है, आपको पता है। और माही जो नदी है ये एमपी से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये आंसर इसका सी सही है अपना। ये आपको पता है कि मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वतमाला से निकलते हुए और फिर राजस्थान में एंटर करके फिर दोबारा गुजरात में एंटर करके और इलेक्ट्रॉनिक खंबात की खाड़ी में गिरती है। जवाई नदी की बात करें तो ये लूनी की सहायक नदी है। ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा, तो सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, कौन सा स्थल जो है घग्गर व इसकी सहायक नदी घाटी में स्थित है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उस पे आधारित है, और ये घग्गर और एक हकरा नदी है, उसके बीच में कौन सा स्थान है जो है, वही पूछना चाह रहा है। और हम एक एक की बात करें तो आलमगीरपुर जो है ये यूपी के मेरठ में है, और ये यहाँ पे हिडन नदी थी, हिंडन नदी इसके किनारे पर स्थित था। ये घग्गर से मैटर बनता ही नहीं है। लोथल की बात करें तो लोथल गुजरात में है, और भोगवा नदी के क्या है ये किनारे है। यहाँ पे प्रसिद्ध बंदरगाह के जो था उसके रूप में इसको जाना जाता है। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो आपको पता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और बनावली की बात करें तो बनावली जो है ये मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में हो या इंडस रिवर के किनारे, बात कर रहा हूँ गग्गर के किनारे। तो बनावली जो है ये हरियाणा के फतेहबाद में, हाँ, फतेहबाद में है, और ये शरद ये गग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है, तो बनावली इसका सही आंसर होगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, क्वेश्चन है खारी नदी किस सभ्यता तंत्र का अंग है। तो देखिए, अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर में जो नदियाँ गिरती हैं वो कौन कौन सी हैं, लूनी, माही और साबरमती। आंतरिक प्रवाह की बात करें तो अपनी घग्गर और कांकनी रिवर। अनिश्चित प्रवाह वाली जो हैं वो ये क्या है कि ये मौसमी और रेतीली क्षेत्र में की होती हैं, और बरसात के ही समय में ये जहाँ पानी अत्यधिक होता है तब ये प्रवाह होती है, तो ये भी इसमें नहीं है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यह खाड़ी है जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी के अपतंत्र का अंग है। कैसे, देखिए, खाड़ी मिलती है बनास में, बनास मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है गंगा में, सॉरी यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा अल्टीमेटली जाती है बे ऑफ बंगाल में। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया।
3, 2, 1। बताइए, जल दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? आपको पता है कि राजस्थान में के जो दुर्ग हैं, स्पेशली अपने दुर्गों को वर्गीकरण के प्राकृतिक संरक्षण के आधार पर किया गया है। और जल दुर्ग है, एक उन्हीं में से प्रकार होता है। तो अजमेर का जो दुर्ग है वो तारागढ़ दुर्ग है। और वो तारागढ़ एक तरह से गिरी दुर्ग, हिल फोर्ट है ना। आमेर का जो दुर्ग है वो वही गिरी फोर्ट है। सिवान का जो दुर्ग है वो भी गिरी फोर्ट है। और गागरोन का जो दुर्ग है ये जल दुर्ग। और गागरोन है झालावाड़ में। ये तो जो दुर्ग है झालावाड़ में है। और इसका क्या है कि इसको आहू नदी और काली सिंध नदी, ये दोनों ये नदियां इसको घेरे हुई है। अ, और जिससे इसको नेचुरल प्रोटेक्शन मिलता है ना। तो गागरोन है जल दुर्ग। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये इंक्लूडेड है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? देखिए, पुष्कर की पहाड़ियों में बारिश होती है तो कौन सी रिवर निकलेगी? लूनी रिवर। और रिवर जो है वो फ्लो होती है कहाँ से कहाँ तक? अजमेर से निकलेगी, फिर पाली, फिर बालोतरा, फिर आगे जाते हुए बाड़मेर जो कि बालोतरा में है, फिर कच्छ के रण की तरफ निकलती है ना। तो अब ये अजमेर की बात कर रहा है तो अजमेर है नहीं यहाँ, केवल उसका उद्गम स्थान है। सवाई माधोपुर चंबल में, चंबल क्षेत्र में आता है, चंबल रिवर के में। सोजत जो है यहाँ नहीं आती, ये होता है इफेक्ट इसका बालोतरा में सर्वाधिक। तो भारी वर्षा से बाढ़ यहाँ आती है बालोतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, पढ़िए। 3। तो बताइए, ये क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से कस्बे का जो सामान्य धरातल है उसके पास की नदी के स्तर से नीचे है? तो ऐसा है बालोतरा। और यही वजह है कि जब लूनी में अत्यधिक वर्षा होती है, अजमेर में अत्यधिक वर्षा होती है, तो बालोतरा में बाढ़ आती है। तो इसको दूसरी तरह से ऐसे समझिए कि जो नदी, ये वैसे क्वेश्चन फ्लोवियल जियोमॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है। और होता है कि जो सामान्य धरातल है बालोतरा का, वो जो नदी का रिवर बेड है उससे नीचे है। तो यहाँ पे फिर जल भराव की समस्या होती है और जिससे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। बाकी और इसमें ऑप्शन में इसका आंसर ये नहीं है, बाकी ये सिर्फ बालोतरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। बढ़िया। 3, 2, 1। बताइए, पहले जब पूर्व में जब घग्गर नदी बाढ़ में घग्गर नदी बाढ़ के उफान में होती थी तो कहाँ तक पहुंच जाती थी? तो देखिए, वो जब बाढ़ में की स्थिति में होती थी तो फोर्ट अब्बास जो कि पाकिस्तान है वहां तक पहुंच जाती थी। देखिए, घग्गर नदी अपने आप में एक मौसमी नदी है। और ये आपको पता है कि जब ये शिवालिक पर्वतमालाओं से निकलती है, जब पहले अत्यधिक वर्षा होती थी और घग्गर में उसकी वजह से बाढ़ आ जाती थी, तो उसका प्रवाह जो है इतना तेज होता था कि वर्तमान में जो ये भारत की सीमा को पार करते हुए पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाते थे। इसी कारण इसको भूगोलविद जो है घग्गर को प्राचीन सरस्वती रिवर से भी इसका जोड़ते हैं और इसको सरस्वती रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बाकी और ऑप्शंस गलत हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए। देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी नदी है जो राजस्थान को सर्वाधिक जल की क्या करती है, आपूर्ति करती है? तो वो नदी चंबल है। देखिए, चंबल जो रिवर है ये बारहमासी रिवर नदी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये सबसे अधिक सरफेस वाटर उपलब्ध करवाती है सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए, विद्युत, जल विद्युत के लिए। और इन तीनों दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी है। और इसीलिए इसको लाइफलाइन ऑफ ईस्टर्न राजस्थान, पूर्वी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। बात करें बनास की, तो बनास राजस्थान की लंबी तो है लेकिन पूर्णतः राजस्थान के भीतर एक बहने वाली नदी है, लेकिन इसका जो सर्वाधिक जल आपूर्ति नहीं करती है। माही की बात करें, माही दक्षिण राजस्थान की प्रमुख नदी है और जल आपूर्ति चंबल से कम है। साबरमती की बात करें तो राजस्थान में इसका सीमित प्रवाह है और इसका महत्व गुजरात के लिए ज़्यादा है।
तो हमारा आंसर होगा चंबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान की निम्न झीलों में से कौन सी झील ऐसी है जो नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत नहीं आती। ठीक है, तो देखिए ये आपको समझना होगा एनएलसीपी क्या है। एनएलसीपी जो है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2021 से संचालित की गई एक योजना है। इसमें जो 70-30% का रेशियो से इसमें राशि का योगदान है। 70% इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 30% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। इसमें 6 लेक शामिल हैं बेसिकली। एक तो आना सागर, दूसरी पुष्कर सरोवर, तीसरी फतेह सागर, और चौथी पिछोला, पांचवी नक्की, और जो सिक्स्थ है वो है मानसागर। तो फतेह सागर इसमें है, नक्की इसमें है, और आना सागर इसमें, ये आना सागर नहीं, आना सागर। और इसका जो आंसर होगा वो होगा स्वरूप सागर। स्वरूप सागर इसमें शामिल नहीं है। एक तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन था, पता होगा तभी आप कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1। क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। देखिए रामसर साइट के बारे में आपको पता होगा, फिर भी हम बता देते हैं कि रामसर वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर सम्मेलन, ये ईरान में हुआ 1971 में। इस सम्मेलन के अंतर्गत जिनको महत्व अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया वो रामसर वेटलैंड कहलाई। और इन लिस्ट में सांभर ऐसी वेटलैंड है जो कि रामसर वेटलैंड के अंतर्गत आती है, लेकिन क्या ये पहली है? नहीं, पहली है भरतपुर की केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राष्ट्रीय वेटलैंड के अंदर आता है। केवलादेव। सेकंड में है सांबर। अच्छा, ये बता सकते हैं कि आप मुझे सांबर के बारे में कि यहाँ कौन से माइग्रेटरी स्पीसीज है जो आता है। बेसिकली तो इसलिए है माइग्रेटरी स्पीसीज के लिए। देखिए ये जो भरतपुर की केवलादेव है ये 1982 में और सांवर 1990 में रामसर साइट का दर्जा मिला। जबकि जयसमंद, आनासागर और राजसमंद जो हैं ये इसके हिस्से नहीं है। जयसमंद आपको पता है राजस्थान की बड़ी मीठे पानी की झील है। आना सागर अजमेर की एक कृत्रिम झील है। और राजसमंद जो है ये ऐतिहासिक कृत्रिम झील है, लेकिन रामसर सूची में नहीं है। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है सांबर, जो कि यहाँ पे जो वर्ड है वो फ्लेमिंगो है ना। ये प्रवासी पक्षियों का, ये फ्लेमिंगो जो प्रवासी पक्षी है, इसका आवास भी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है फ्लेमिंगो बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है, पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए। ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना नहीं है पे। देखिए राजस्थान के पश्चिम भाग में सामान्यतः खारे पानी की झीलें हैं, क्या है? बिल्कुल हैं। फॉर एग्जांपल पश्चिमी भागों में बात करें तो सांबर हो गई, डीडवाना हो गई, कुचामन और लूणकरनसर। ठीक है, सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये बात भी सही है। सांबर जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नक्की झील राजस्थान में सबसे गहरी झील है। हाँ, राजस्थान की बात करें तो नक्की राजस्थान की सबसे गहरी झील है और ये माउंट आबू में स्थित है। और गहरी इवन प्राकृतिक झील भी है ना। राजसमंद झील जो है उदयपुर से 64, नहीं 67 किलोमीटर, पहली बात तो। और ये जो जिला है ये उदयपुर नहीं, ये राजसमंद में है। और आंसर हमारा ये हो जाएगा, जो कि गलत है। गलत आंसर ही हमें सेलेक्ट करना है, कि गलत स्टेटमेंट ही हमें इसमें सेलेक्ट करना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, पढ़ते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन एग्रीकल्चर का आपके सामने है, पढ़िए। बताइए। देखिए उत्कृष्टता के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और उद्यानिकी फसल, किस फसल के लिए वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? तो हम बात करें बस्सी की, तो बस्सी है जयपुर में। और ये इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अनार, साग,
सागरा जो सागर भोज का है, ये सागरा नहीं, सागर भोज का, ये स्थित है जैसलमेर में। और इसका जो स- उद्यान है वो है क्या, खजूर। देवगढ़, ये टाइपो क्यों कर रखा है यार इसने, ये है देवड़ा बास। देवड़ा बास जो है, इसका ये पहले तो टोंक में है, याद रखिएगा। और इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये है अमरूद। खेमरी की बात करें तो खेमरी जो है ये है धौलपुर में। और खेमरी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है आम। ठीक है। अब बचा सीताफल, तो देखिए सीताफल का है जो चित्तौड़गढ़ के लिए है। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्चुअली होता क्या है, देखिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो होता है, ये राजस्थान सरकार द्वारा कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। ये उस विशेष फसल के उद्यान की फसलों का अनुसंधान करेंगे, उनका प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकी का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, बताइए। माही कंचन RCB 99 संकर किसके हैं। ये जो बीज हैं ये किसके हैं, तो ये जो है माही कंचन जो है वो है मक्का, और RCB जो है बाजरा। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। देखिए ये स्थित है, मोडामा नहीं है, डुमाड़ा है। डुमाड़ा, अजमेर में। ठीक है। ये इसकी स्थापना जो की गई थी 22 अप्रैल 2000 को किया गया। और महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लेते हैं। बिछवाल जो है यहाँ पे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है। ठीक है। बेर और खजूर अनुसंधान जो है वो भी अजमेर में ही है, और सॉरी बीकानेर में ही है। और फ्रूट फार्मर्स रिसर्च सेंटर जो है वो है श्रीगंगानगर। जो फ्रूट तो वही होंगे, फ्रूट्स सेंटर, फ्रूट एंड फार्मर रिसर्च सेंटर। ठीक है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन था बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदिवासियों द्वारा खेती की जाती है उससे क्या कहते हैं। ये दक्षिण पूर्वी भागों में जो खेती की जाती है उसको पहले तो बालरा कहते हैं, तो आपने इसको सही कर दिया होगा। लेकिन इसमें ट्रिक है। बालरा क्या है कि दो प्रकार की होती है, एक तो होती है दाजिया मैदानी। ये दाजिया जो होती है मैदानी इलाकों में, और एक होती है चिमाता। चिमाता जो होती है पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है। और यहाँ ये पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में है ना, दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में, तो चिमाता आंसर चिमाता हो गया। दाजिया है ये मैदानी में होगी। और ये आमतौर पर हम बात करें तो ये बांसवाड़ा और उदयपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़िए। पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। शोध केंद्र और किस जिले से संबंधित है। देखिए धनिया जो है वो है संबंधित अजमेर से। घोड़ा जो है वो संबंधित है बीकानेर से। सरसों जो संबंधित है वो है भरतपुर से। और जो गेहूं संबंधित है वो है बीकानेर, टोंक से। अब आपके पास ड्यूटी ये है कि इनसे संबंधित जो संस्थान है उनके नाम लिख के मुझे कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए असंबद्ध उत्पाद को बाहर कीजिए, ऐसा उत्पाद जो कि औरों से तीन से भिन्न है। तो यहाँ पे जो तिल, मूंगफली और सरसों, ये तीनों जो हैं ये ईडेबल ऑयल सीड्स हैं। ठीक है। अरंडी की बात करें तो अरंडी जो है ये इंडस्ट्रियल ऑयल है। ठीक है। इसका उपयोग इंडस्ट्री में किया जाता है बेसिकली।
ये खाने के बजाय जैसे सौंदर्य प्रसाधन और पेंट, लुब्रिकेंट आदि में इसका उपयोग किया जाता है। इवन रेजिन बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। एक तरह से ये ओड वन आउट जैसा क्वेश्चन है जो कि रीजनिंग में पूछा जाता है, बट यहाँ पूछ लिया गया तो आपने जवाब दे दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए कौन सा जिला है जो अधिकतम मात्रा में इसबगोल पैदा करता है। देखिए झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ है ये मुख्यतः मसाले और बागवानी फसलों के लिए जाना जाता है। सिरोही की बात करें तो सिरोही औषधीय फसलों के लिए। और बस बूंदी की बात करें तो ये धान एवं जो अन्य खाद्य फसलें उनके लिए फेमस है। लेकिन जो जालोर है ये इसबगोल में अग्रणी है। ठीक है, तो हमारा आंसर जालोर है। ये इसबगोल एक तरह से औषधीय व नकदी फसल है। और इसके जो बीजों की भुस्सी होती है, भुस्सी जो होती है जिसे हस्क बोलते हैं, उसका उपयोग दवा उत्पाद उद्योग में किया जाता है। और वो दवा काम में आती है कब्ज पाचन संबंधी समस्याओं का निदान में। तो जालोर इसबगोल उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की जो जलवायु और मिट्टी है वो इस फसल के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, इसलिए इसका आंसर जालोर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए किस खुशबूदार उपज के लिए उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है। मेथी या जीरा। मेथी। ठीक है। देखिए राजस्थान आपको पता है भारत का प्रमुख मसाला उत्पादक राज्य है। और अलग अलग जिलों की अपनी विशेष मसाला फसलें हैं। और नागौर जिला जो है मेथी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो जलवायु है और जो दोमट मिट्टी है वो मेथी की खेती के लिए परफेक्ट है। जीरा की बात करें तो जीरा मुख्यतः जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और पाली क्षेत्र में होता है। लहसुन की बात करें तो लहसुन जो है ये मुख्यतः झालावाड़, बारा और कोटा क्षेत्र में होता है। और धनिया की बात करें तो ये भी सेम झालावाड़, बारा और कोटा क्षेत्र में है। तो ये उत्पादक फसल से संबंधित क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। बताइए। देखिए राजस्थान जो है देश में, मतलब देश में राजस्थान किसका एकमात्र सबसे बड़ा उत्पादक है। ये आई थिंक आपको पता होगा, 2003 का क्वेश्चन है। अब तो ये बाजरा। और क्यों है ये जानिए। अब देखिए अपनी राजस्थान की जलवायु कैसी है, शुष्क और अर्धशुष्क। और ऐसी जलवायु में बेस्ट होता है बाजरा। इसी कारण लंबे समय तक हम भारत के सबसे बड़े उत्पादक राज्य बने रहे। अब मुझे बताइए बाजरा किसकी फसल है। बाजरा है खरीफ की फसल। और विशेष रूप से बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, चूरू, सीकर आदि क्षेत्र में ये व्यापक रूप से होता है। बात करें जौ की तो प्रमुख उत्पादक है लेकिन सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। मक्का की बात करें तो मध्य प्रदेश, कर्नाटक जो है वो इसमें मुख्य उत्पादक है। और चना जो है, चने में मध्य प्रदेश भी आ गया है ना। तो हमारा आता है टॉप पे बाजरा। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। 3, 2, 1। बताइए राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। देखिए गेहूं आपको पता है कैसी फसल, रबी की फसल एक तो ये। और इसके लिए क्या चाहिए, पर्याप्त सिंचाई। ठीक है, इसके लिए चाहिए वाटर और उपजाऊ मिट्टी। तो श्री गंगानगर में ये सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी है। और उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी है और आधुनिक कृषि तकनीक वहाँ पे अवेलेबल है। तो श्री गंगानगर इसका आंसर है। उदयपुर नहीं है। जैसलमेर आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है। और जोधपुर की बात करें तो यहाँ बाजरा ज़्यादा है कंपेरेटिवली गेहूँ के। तो इसका आंसर होगा गंगानगर। 2003 का क्वेश्चन था। अब 2026 चल रहा है तो ऐसे क्वेश्चन तो कम ही पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ इन पे बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे, कुछ और तो लाने से रहे। अब हम क्वेश्चन करेंगे उद्योग से संबंधित। और पहला क्वेश्चन आपके सामने उद्योग का ये है। पढ़िए। 3, 2, 1। बताइए मेडिटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क अवस्थित है। देखिए जोधपुर का जो बोरानाड़ा है ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। और इसमें ये स्थित है। पहली बात तो डी इसका आंसर है। और ये बात हो रही है विन्यासित नहीं है, अविभाजित। ठीक है।
तो पहला ऑप्शन पे देखते हैं। देखिए पहला जो ऑप्शन है, गणेश्वर विस्तार सीकर। तो गणेश्वर फेमस है किसके लिए, यहाँ पे ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के लिए फेमस है और ये सीकर में है। मालकी टूस जो है ये उदयपुर में है, और भिंडर तहसील में एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। नैनवा जो है ये बूंदी में है, और ये भी क्या है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। ओके, तो अपना आंसर होगा बोरानाड़ा जोधपुर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, आपको उसके बारे में बता देते, देखिए मेडटेक मेडिकल डिवाइस पार्क जो है ये राजस्थान सरकार और वीको की एक महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि मेडिकल उपकरणों का निर्माण करना और उस निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित कहाँ हुआ था, बताइए। श्रीगंगानगर। जी हाँ, श्रीगंगानगर। ठीक है, ये फैक्चुअल है, आपको याद रखना होगा। श्रीगंगानगर को हम जानते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है इसका, विशेषकर गेहूं में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। देखिए सम्मिलित करना है जिला और कौन सा प्रमुख उद्योग है। अगर हम बात करें उदयपुर, तो उदयपुर है जो है सीसा एवं जस्ता। नागौर जो है वो है सफ़ेद सीमेंट। भीलवाड़ा जो है वो वस्त्र उद्योग। और कोटा जो है वो किसके लिए है, रसायन के लिए। ठीक है, अब बात करें उदयपुर सीसा जस्ता के लिए, तो आपको पता है उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है। नागौर में जो गोटन भारत में सफ़ेद सीमेंट का प्रमुख केंद्र है। भीलवाड़ा है, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान के नाम से जानते हैं। और रसायन की बात करें तो कोटा रसायन उर्वरक के लिए फेमस है। कास्टिक सोडा और कीटनाशक आदि कोटा में बनते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, देखिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्न में से किन जिलों से गुजरेगा। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जो है ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व हिमाचल प्रदेश इनमें लागू है। और इसकी जो 2022 तक क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता थी, वो 24 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करना इसका लक्ष्य रहा है। बात करें तो ये क्या है कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, और इसका उद्देश्य जो है वो सौर एवं पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली को उच्च क्षमता वाले ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रिड तक पहुंचाना है। तो ये राजस्थान के अजमेर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर इससे होके निकलेगी। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पढ़िए। 3, 2, 1, बताइए। पचपदरा जो रिफाइनरी है बाड़मेर में प्रस्तावित ऑयल रिफाइनरी किसका संयुक्त उपक्रम है। देखिए पहला है ओएनजीसी एवं भारत सरकार। ओएनजीसी तेल एक्सप्लोरेशन के लिए है, खोज के लिए, और भारत सरकार, इन दोनों का ये जॉइंट वेंचर नहीं है। आईओएल राजस्थान सरकार, आई राजस्थान सरकार का है लेकिन आईओएल का नहीं है। एचपीसीएल एवं भारत सरकार, एचपीसीएल का है लेकिन भारत सरकार का नहीं है। एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार, हाँ ये दैट इज करेक्ट, बी इसका आंसर होगा। पचपदरा रिफाइनरी है जो पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए हमारे लिए बहुत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताइए। ये क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर हैं, जिला औद्योगिक केंद्र कार्यरत हैं। तो देखिए ये जो सेंटर्स होते हैं इनकी स्थापना एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए की जाती है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि ये नए उद्योग स्थापित में सहायता करें, दूसरा पंजीकरण और अनुमतियों में सहायता करें, सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, और मार्गदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध करवाएं। ठीक है, तो अभी जो हैं वर्तमान में 36 जो जिला औद्योगिक केंद्र हैं वो कार्यरत हैं, जो एमएसएमई की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए। 3, 2, 1, जी बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं केमिकल शोध संस्थान बोरखेड़ा कोटा में स्थित है। जी नहीं, ये कोटा में नहीं, ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। केंद्रीय साठ शोध संस्थान सावर जयपुर में स्थित है। नहीं जी, ये यहाँ भी नहीं है, ये भावनगर गुजरात में स्थित है। अगर बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान प्लानी झुंझुनू में, ये करेक्ट है, ये प्लानी में ही स्थित है। CERI सीरी ना। केंद्रीय सड़क शोध संस्थान आबू रोड सिरोही में, नहीं, ये न्यू दिल्ली में। तो पूछ रहा है सही कौन सा है, तो सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1 बताइए। ये तो है उद्योग और ये है स्थान जहाँ उनको मैचिंग करना है। तो HMT जो है इसका है अजमेर। सफ़ेद सीमेंट की बात करें तो ये है गोटन। और उर्वरक की बात करें तो उर्वरक गड़ेपान। और विद्युत मीटर की बात करें तो विद्युत मीटर कहाँ पे है, जयपुर। करेक्ट। आप गड़ेपान बता सकते हैं कहाँ पे, कोटा। गोटन बता सकते हैं, बताइए भाई, नागौर। तो ये जो HMT की इकाई थी 1967 में स्थापित की गई थी अजमेर में, है ना। तो ये हमने सही मैच कर दिए हैं इसके, याद रखिएगा, आगे काम आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1 बताइए। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है। लून करने सर, देखिए ये नागौर की प्रसिद्ध लवणीय झील है। और सांभर ये अपने भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। पचपदरा रिफाइनरी है अपनी। और डीडवाना में ये राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स का उद्योग है, ये लवणीय क्षेत्र और झील है, ठीक है। लेकिन हाँ ठीक, करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1 देखिए क्वेश्चन है कि डिफरेंट पार्क्स स्थापित किए गए हैं भारत अपने राजस्थान में। तो कौन सा पार्क कहाँ स्थित है ये हमें डिसाइड करना है। तो वेस्टर्न पार्क है जो ये धौलपुर और करौली में है, फोर्थ ऑप्शन होगा इसका ये। और बायोटेक्नोलॉजी जो पार्क है ये है सीतापुरा जयपुर में, तो इसका आंसर होगा 3। और सूचना तकनीकी जो पार्क है ये जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर इनमें स्थापित हैं, तो इसका आंसर होगा सेकंड। और जापानी पार्क आपको पता ही है, अलवर के नीमराना में है, इसका होगा फर्स्ट। तो फैक्चुअल है, और ये आपको पता है यहाँ पे सुविधाओं की वजह से है स्टोन पार्क। धौलपुर करौली का रेड स्टोन फेमस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1 बताइए। रिको ने 4 एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं ताकि क्या होगा उससे। देखिए पहला ऑप्शन है कृषिगत वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए निर्यात की बात बाद में है, पहले हम कृषि को डेवलप करेंगे। तो इसका आंसर है कि कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देंगे पहले, तो बाद में जब कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा हो जाएगा तो फिर हम उसमें इन्वेस्टमेंट संवर्धन का कार्य करेंगे। तो ये बात की बात है। खाद्य भंडारण की सुविधा की वृद्धि करेंगे, ये भी बाद में होगा, पहले हम कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे। ये हमारे 4 एग्रो फूड पार्क की मेन को विकसित किया गया है इस वजह से। और आपको पता है ये 4 कौन कौन से हैं। एक आपको पता है कोटा रणकपुर। अगला बताइए। बोरनाड़ा, ये कहाँ पे है, जोधपुर, ठीक है। श्री गंगानगर, ये कहाँ पे है, श्री गंगानगर में और अलवर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए। 3, 2, 1 बताइए। क्वेश्चन है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग विनियोजन निगम रिको, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1969 में की गई, क्या मदद करता है, मतलब रिको का मेन काम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मेन काम है भाई ये सारे, कैसे देखिए। 1969 में राजस्थान सरकार ने सोचा कि उद्योगों को क्या है भाई बढ़ाना है ही है, क्योंकि डेवलपमेंट ही उसी से होगा। इसके लिए केवल ज़मीन देना पर्याप्त नहीं होगा, इसके साथ साथ निवेशकों को चाहिए कि भाई उनको एक एरिया मिले, इंडस्ट्रियल एरिया, उनको रोड मिले, लाइट मिले, पानी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड उनको रिपोर्ट्स मिलती रहे, इन्वेस्टमेंट
गाइडेंस मिले, उनको मैनेजेरियल असिस्टेंस मिले। तो ये सब रिको की स्थापना की गई इन सारे उद्देश्यों के लिए, और रिको इन सभी के कार्य में सहायता करता है। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने में, करेक्ट। सामाजिक आधारभूत सुविधा देने में, बिल्कुल करेक्ट। परियोजना रिपोर्ट, परियोजना प्रोफाइल और प्रबंधीय सेवाएं देने में, बिल्कुल, तीनों का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1, बताइए। देखिए क्वेश्चन है, राजस्थान नेशनल केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स की जो स्थापना है वो कहाँ की गई है? तो चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में, दैट इज करेक्ट। यहाँ राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की स्थापना यहाँ पे हुई है। कोटा के गड़े पान में, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए है कि यहाँ पे CFCL है, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, ठीक है। तो कई बार कंफ्यूजिंग A और B में हुआ है लोगों को। और डीडवाना में जो है वो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है, वो नागौर में है। तो इसका ध्यान रखना आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग डाटा है। तो अपना आंसर होगा A। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1, बताइए। कौन सा शहर है जो सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए जोधपुर जो है, यहाँ पे जिप्सम स्टोन्स और हैंडीक्राफ्ट मेनली है, तो ये इसका आंसर नहीं है। जयपुर आपको पता है इंजीनियरिंग के लिए, प्लस ये है सर्विसेज के लिए। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है। और क्योंकि यहाँ पे लाइम स्टोन बेल्ट है, और इस लाइम स्टोन बेल्ट में आपको कच्चा माल जैसे चूना, जिप्सम और कोयला पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में ये सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो सॉरी सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। अगर हम बात करें भारत की, तो आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान सीमेंट उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, आपको पता होगा। बात करते हैं नागौर की। तो नागौर का जो गोटन है वो वाइट सीमेंट के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कौन सा शहर सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। तो और अगर वर्तमान में हम बात करें तो लगभग 23 संयंत्र हैं जो कार्यरत हैं राजस्थान में सीमेंट उत्पादन को लेकर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बढ़िया। अब जल संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन है, सिंचाई परियोजना एवं जल संरक्षण। अब पहला जो इसमें क्वेश्चन आता है वो है आपके सामने, ये इसको पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। बताइए। देखिए किस जिले में खड़ीन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है? अब आपको खड़ीन जल संरक्षण विधि पता होना चाहिए, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो जैसलमेर में क्या है कि आंसर वैसे जैसलमेर है। देखिए कहानी बताते हैं आपको। देखिए जो आपको पता है जैसलमेर में रेगिस्तान है, और यहाँ वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है अपने। तो इसकी वजह से लगभग 500 साल पहले पालीवाल जो ब्राह्मण है, पालीवाल ब्राह्मणों ने वर्षा के जल को बचाने के लिए क्या किया कि उस पानी को व्यर्थ ना जाए, वो पानी उसको रोकने के लिए एक टेक्निक डेवलप की जिसको खड़ीन के नाम से जाना जाता है। अब इस खड़ीन में क्या हुआ कि जो ढाल वाले क्षेत्र हैं, जैसे ये ढाल वाला क्षेत्र है, तो ढाल वाले क्षेत्र के नीचे मिट्टी और मिट्टी का बांध बनाकर वर्षा जल रोका गया। जैसे यहाँ पे ये वर्षा जल रोका गया, ताकि धीरे धीरे जो मिट्टी, ये पानी है मिट्टी में समा जाए, और नमी के आधार पर वो वहाँ पे पास में फसल उगाई जा सके, और इसी को खड़ीन पद्धति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नागौर जो है, यहाँ टाँके और कुएं आदि ज़्यादा पाए जाते हैं, खड़ीन कम है। बीकानेर की बात करें तो यहाँ भी नाड़ी, टाँका और कुंड हैं। और पाली की बात करें तो यहाँ पे और भी जैसे बावड़ी जैसी चीज़ें उपलब्ध हैं, ठीक है, पानी संरक्षण के लिए। अगला क्वेश्चन चलता है, पढ़िए, 3, 2, 1। हाँ तो बताइए। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है, आपको पता है MP से निकलती है ये, राजस्थान में, फिर दोबारा गुजरात में चली जाती है। तो MP से सिर्फ उद्गम है, मेनली फ्लो जो है गुजरात और राजस्थान में है। तो ये जो योजना है ये गुजरात व राजस्थान की मुख्य योजना है। बाकी और का पंजाब नहीं आएगा, MP नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3, 2, 1, बताइए। राजस्थान की जो परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है वो किन जिलों की सिंचाई आपूर्ति करती है? तो देखिए राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, कौन सा वाला, ये वाला देखो। ये वाला जो हिस्सा है, अ, झालावाड़, बारा, कोटा। झालावाड़, बारा और कोटा, ये वाला, इसे हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ वर्षा जो है अत्यधिक होती है, लेकिन क्या है, पानी का उपयोग
सही ढंग से नहीं कर पाते, उचित उपयोग नहीं होने की वजह से पानी निकल जाता। इसी समस्या के समाधान के लिए परवन, जो कि चंबल की सहायक नदी है, ये योजना चलाई गई, परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। इसका जो उद्देश्य था, इसका था सिंचाई सुविधा बढ़ाना, पेयजल के लिए आ, उपलब्ध पानी करवाना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना और हाड़ौती क्षेत्र का विकास। इसका जो लाभ है मुख्य रूप से झालावाड़, बारा और कोटा को मिलेगा। तो आंसर इसका होगा 1, 9, ये गलत है। और तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें से ये कोटा है, बूंदी हट जाएगा, झालावाड़ है लेकिन भीलवाड़ा नहीं, ठीक है। पढ़िए, 3, 2, 1, बताइए। ये क्वेश्चन भी प्रमुख सिंचाई परियोजना है और सिंचाई से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो सिद्धमुख जो परियोजना है, इससे लाभान्वित उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ व चूरू। तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। नर्मदा परियोजना की बात करें तो इसका जो है दक्षिण पश्चिम राजस्थान, बेसिकली जालौर एवं बाड़मेर। तो इसका हो जाएगा 1st। जवाई परियोजना जो है ये है पाली, ये क्या है, पाली से निकलकर जालौर और जोधपुर जिले की सिंचाई के लिए है। तो ये इसका हो जाएगा 2nd। और जाखम जो परियोजना है, ये आदिवासी, स्पेशली ये है प्रतापगढ़ व उदयपुर के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। और तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़िए, 3। तो देखिए क्वेश्चन है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़ और झुंझुनू। इसमें ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है, और इसमें पश्चिमी राजस्थान, आपको पता है आईजीएनपी जो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको चालू किया था। इसमें कई लिफ्ट नहर हैं। पहली लिफ्ट नहर है, अगर हम बात करें तो ये चौधरी कुंभाराम। और अ, दूसरी आप समझिए जय नारायण व्यास लिफ्ट कैनाल। तीसरी है डॉक्टर करनी सिंह और कंवर सेन और चौधरी कुंभराम हुई है। तो मेजरली ये इसकी लिफ्ट नहरें हैं, और इनका सबका अपने अपने कुछ लोगों को इनका विशेष में लाभ मिल रहा है। तो उनका हम आगे एक मैप और आएगा अगले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को निपटाते हैं। तो इसका सही आंसर है फिलहाल ए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले अभी हमारे लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, और इसी के साथ हम अब इसका पार्ट 1 यहीं ख़त्म करते हैं। अब पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें भी लगभग इतने ही क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको एक साथ इतनी बड़ी वीडियो से बोरियत ना हो। और वैसा बोर होने का समय भी नहीं है आप सभी के लिए। आप सभी से उम्मीद है, आप सभी मेहनत कर रहे हैं, आप सभी को आउटपुट देने का समय भी आ गया है। जितना हमसे बन पा रहा हम कर रहे हैं। आप अपनी मेहनत, पढ़ाई और मेहनत साथ साथ चलते रहने दीजिए। किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप और इसके कमेंट बॉक्स में या मेल कर सकते हैं। और आपको आगे की वीडियो समय पर मिलती रहेंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड स्टे ऑन योर टेबल फॉर स्टडी। बाय।